खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया जी सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। 2 मिनट की ताखीर के साथ, माजरत के साथ ही आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। हर दिन की तरह आज भी खबर होगी, तजिया होगा, तबसरा होगा। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबर आपको बताएंगे, बल्कि आलम दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है और साथ साथ भारत की सियासत किस तरीके से चल रही है, पाकिस्तान के बयानात का जवाब किस तरीके से दिया गया है और अंदर की कहानी के अंदर क्या कुछ पक रहा है। दिल्ली के अंदर आज का दिन अहमियत के साथ क्यों देखा जा रहा है, सियासी पस मंजर और सियासी उफक पर क्या कुछ होगा, सब कुछ आपको बताएंगे एक एक करके, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरा साथ हमारा देंगे। सोशल मीडिया नेटवर्क पर जरूर आइएगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और वहां से हमें बताइएगा कि मजीद बेहतरी प्रोग्रामों के अंदर कैसे की जा सकती है। तो फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज, चूंकि आज 6 जनवरी है और 6 जनवरी में माजी में क्या कुछ हुआ है फटाफट से आपके सामने रखेंगे रहमत कलीम, और उसके बाद बड़ी खबरों से करेंगे आगाज आज के खबरनामे का। सलाम जी के देखने वाले तमाम नाजरीन को रहमत कलीम का सलाम पहुँचे। सबसे पहले बताते हैं आज 6 जनवरी को तारीख़ी अहमियत क्यों हामिल है, तारीख़ी अहमियत से किन किन ख़ास चीज़ों को आज के दिन याद किया जाता है 6 जनवरी के हवाले से। तो आपके तस्वीर के हिसाब से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चंद अहम वो निकात जो आज की तारीख़ के लिए अहम हैं और याद किए जाते हैं। सबसे पहला ये है कि आज ही का दिन था जब साल 1989 में इंदिरा गांधी के कत्ल के दोनों मुजरिमों को फांसी दे दी गई थी। 1946 में आज ही के दिन वियतनाम में पहले आम इंतखाबात का कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया था। 1950 में आज ही का दिन था जब बरतानिया ने चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत को बासाब्ता तौर पर तस्लीम किया। 1883 में आज ही के दिन लेबनान के मशहूर अदीब खलील जिब्रान की वलादत हुई। साल 2010 में आज ही के दिन दुनिया की बुलंद तरीन इमारत थी यानी बुर्ज खलीफा का इफ्तिताह कर दिया गया। 1842 में आज ही का दिन था जब बरतानवी और हिंदुस्तानी फौजियों की मुश्तरका दस्ते को काबुल से वापस लाने का फैसला किया गया। 1947 में आज ही का दिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी ने तकसीम हिंद के मसौदे को कबूल किया। और आज ही का दिन था 1929 में जब मदर टेरेसा भारत में गरीबों की मदद के लिए वापस कलकत्ता आई थी। चलिए जनाब, ये था तारीख में आज का दिन यानी हिस्ट्री ऑफ द डे। और हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद एक और हिस्ट्री आज बन चुकी है, और वो हिस्ट्री क्या है, वो मरकजी वजारत दाखिला यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक और बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आया है। और यूनियन होम मिनिस्ट्री का जो बड़ा फैसला आया है वो आया है टीआरएफ और लश्कर के लिए। एक बार फिर मरकजी वजारत दाखिला ने यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर टीआरएफ नामी तंजीम को कलअदम करार दिया है, टेरर आउटफिट बता दिया है। यानी अब बाज़ाब्ता तौर पर ये टेरर आउटफिट है, टीआरएफ इसको उस जुमरे में रख दिया है। उसके साथ साथ वजारत दाखिला ने मोहम्मद अमीन इलियास अबू खुबाब जो एक टेररिस्ट है, एक इंडिविजुअल है लेकिन लश्कर के साथ उनके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, उसे इंडिविजुअल टेररिस्ट के तौर पर नामजद कर दिया है। कल एक का नाम आया था, आज एक और इंडिविजुअल को उस फहरिस्त में डाल दिया गया है, मतलूबा मिलिटेंटों की टेररिस्ट की फहरिस्त में, दहशतगर्दों की फहरिस्त में मोहम्मद अमीन इलियास अबू खुबाबा इसका नाम भी जो है वो इस टेरर आउटफिट के लिस्ट में डाल दिया गया है। और ये बात काबिल जिक्र है कि टीआरएफ नामी तंजीम पिछले 1.5 साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रही है और कश्मीरी पंडितों की हिलाकत, उनको धमकियां देना, सहाफ़ियों की धमकियों के मामलात और दीगर मामलात में टीआरएफ फोरफ्रंट पर रही है। जिसके बाद मरकजी वजारत दाखिला ने अभी तक का बड़ा एक और फैसला लेते हुए टीआरएफ को बाज़ाब्ता तौर पर अब टेरर आउटफिट जो है वो ऐलान कर दिया गया है। 2 अलहदा ऑर्डर जारी किए गए हैं और दोनों अलहदा ऑर्डरों के अंदर इस बात की वजाहत कर दी गई है कि यूएपीए कानून के तहत और मुख्तलिफ शिकों के तहत इन दोनों यानी टीआरएफ को और मोहम्मद अमीन इलियास अबू खुबाबा को टेररिस्ट ऐलान किया जाता है। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से, दाखिला वजारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मोहम्मद अमीन
जिसका कोड नाम अबू खुबाबा है, ये लश्कर तैयबा का मिलिटेंट है और जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है। लश्कर के कई हमलों में इनका साथ रहा है, कोऑर्डिनेट किया है और जम्मू के कुछ प्रोविंसेस में इसकी मौजूदगी का भी एहसास कई बार देखने को मिला था। और फिलहाल अब इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर टेरर आउटफिट लिस्ट में डाल दिया गया, इंडिविजुअल लिस्ट में डाल दिया गया है। याद रखिएगा कि कल हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था। एजाज अहमद अहंगर, जिनका कोड नाम अबू उस्मान अल कश्मीरी है, जो अफगानिस्तान के अंदर है, उन्हें भी इसी तरीके से इंडिविजुअल टेररिस्ट के नाम का ऐलान जो था वह किया गया था, उस लिस्ट में डाल दिया गया था। और अब टीआरएफ को भी इसमें डाल दिया गया है। और जब आप देखेंगे टीआरएफ 2019 के आसपास एग्जिस्ट में आई, जब यह मामला चल रहा था और इसको माना जा रहा था कि ये लश्कर का ही जनाब दूसरा नाम है, यानी लश्कर की छवि के तौर पर यह काम कर रहा था। और प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में सीरियल नंबर 5 और शेड्यूल लिस्ट में इनको यूएपीए के लिस्ट में अब इस तंजीम को जो है वो डाल दिया गया है। इसको जरा कैसे समझे और इसको किस तरीके से देखा जाए। अनिल गुप्ता जी हमारे साथ, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। दो तरह से बड़ी अहम बात है, एक तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कैसे देखा जाए और पॉलिटिकली ये कितना बड़ा डिसीजन है, दोनों चीजों पर इनसे कर दिया है। साथ ही वजारत दाखिला ने टीआरएफ के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम यानी यूएपीए एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दे दिया है। मरकजी वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक टीआरएफ दहशतगर्दी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने, दहशतगर्दों की भर्ती, दहशतगर्दों की दरअंदाजी और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशावर चीजों की स्मगलिंग के लिए ऑनलाइन जराये से नौजवानों। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, दो तरह से आपका व्यू पॉइंट लेंगे। एक तो पॉलिटिकली ये कितना बड़ा डिसीजन है और डिफेंस की आई से इस तरीके से टीआरएफ को अब प्रिस्क्राइब लिस्ट में या टेररिस्ट लिस्ट में डालना, इसके क्या माने हैं और किस तरीके से इसको देखा जाए। देखिए, शुक्रिया गौहर। नाजरीन जानते होंगे कि ये जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फोर्स, ये 2019 में जब धारा 370 हटी थी उसके बाद में एग्जिस्टेंस में आई थी और तभी से इसको लश्कर तैयबा का एक मुखौटा समझा जा रहा था। दो कारण थे। मजबूरी थी पाकिस्तान और आईएसआई की कि उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ की तलवार लटकी हुई थी और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कश्मीर के अंदर जो वारदात होते हैं दहशतगर्दी से, उससे पाकिस्तान का नाम जुड़े। तो इसलिए उन्होंने इसे एक लोकल टच देने की कोशिश की और टीआरएफ करके एक तंजीम खड़ी की जो कि दुनिया की नजरों में ऐसा लगे कि एक लोकल तंजीम है। लेकिन बड़ी जल्द ही पाकिस्तान का जो प्लान था वो नाकामयाब रहा और पूरी दुनिया को ये मालूम हुआ कि ये एलईटी का ही, लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा है। और किस प्रकार इन्होंने गड़बड़ी की टीआरएफ के नाम के ऊपर, आप अच्छी तरह जानते हैं। हाल ही में इन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज की हिट लिस्ट, पहले टारगेटेड किलिंग्स और हर प्रकार का जो काम है, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर जहर उगलना, लोगों को ब्रेन वॉश करना, रिक्रूटमेंट के लिए तैयार करना, ये सारे काम टीआरएफ जो है वो यहां पर कर रहा था। इसलिए बहुत ही एक मैं कहूंगा अहम और जरूरी फैसला जो सरकार ने लिया है और इसे हमें सबको वेलकम करना चाहिए, ताकि एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर हुई है, यूएपी के शेड्यूल में उसको शामिल किया गया है। लश्कर तैयबा पहले से ही थी। तो इससे अब जो जहां तक डिफेंस फोर्सेस का सवाल है, सिक्योरिटी फोर्स का सवाल है और सरकार का सवाल है, तो उससे फायदा ये होगा कि जब आप एक तंजीम को आप टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर करते हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को सीज कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का ऑपरेशन चला सकते हैं, कोई उसमें कानूनी अड़चन नहीं होती है। और इस तरह से अभी जो है काफी हद तक जिस प्रकार जमात इस्लामी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, वैसे ही टीआरएफ और पीआरएफ के ऊपर जो है सरकार शिकंजा कर सकती है।
ये जो हमने कल भी एक देखा, कल एक और ऑर्डर आया था जिसमें एक और जो कश्मीर के हैं लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर है, उन पर भी इसी तरीके के इंडिविजुअल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया गया था। आज सज्जाद का नाम भी इसमें आया, TRF का भी नाम आया। तो क्या मैं ये मानूं कि ये जो प्रिस्क्राइब लिस्ट हम बना रहे हैं इससे फ़ायदा मिलता है बाद में इंटरनेशनल ओपिनियन को भी मोड करने में और उन्हें बताने के लिए कि देखिए ये सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कानून के बागी है और इनके ऊपर गिरफ्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल सही फरमाया गौर आपने। इंटरनेशनली भी आप और इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस होता है वो भी जारी करना काफी आसान हो जाता है। और जैसे अभी हमने भारत ने इनको डिक्लेयर किया है, अगर ज्यादा हम प्रूफ देंगे तो इनको UN भी डिक्लेयर कर सकता है ग्लोबल टेररिस्ट। तो ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस की जो बिगनिंग है वो पहले जिस मुल्क के होते हैं बशिंदे उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। और जो अबू खबैब को कल किया गया, इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, वो भी एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि अब अबू खबैब के जो भी रिश्तेदार हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अबू खबैब आप जानते होंगे कि बड़ी देर से इन्फिल्ट्रेशन करने में मदद कर रहा है, खासकर जम्मू खित्ते के अंदर। और तो इस तरह से इस प्रकार की जो कार्रवाइयां सरकार कर रही है, मेरी नजर में ये बहुत ही अहम है। और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी देर क्यों लगी TRF को डिक्लेयर करने में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों में प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इतनी जल्दी नहीं किया जाता, क्योंकि जब वो किसी इस प्रकार का काम करते हैं और किसी को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए आपके पास काफी पुख्ता सबूत होने चाहिए। तो सब काम करने के बाद ही ये डिक्लेयर किया जाता है। तो इसलिए देर आए दुरुस्त आए। ब्रिगेडियर अनिल जी, एक सवाल मेरा ये भी है, इससे पहले भी कई तंजीमों को, कई ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, दहशतगर्द करार दिया गया, कई मिलिटेंट को। सवाल ये है कि इसका ज़मीन पर कितना असर पड़ता है? क्या इनकी एक्टिविटीज़ में कोई कमी आ जाती है? क्या इनके हाथ पांव बंध जाते हैं या फिर ये सब कागजी कार्रवाई होती है? बिल्कुल नहीं, ये कागजी कार्रवाई नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जमात इस्लामी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। जमात इस्लामी भी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की गई थी इसी प्रोविजन के तहत। इसी तरह से जैसे अब लश्कर तैयबा है, लश्कर तैयबा को जब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है तो उसकी कोई भी अकाउंट्स नहीं चल सकते, जहां पर उनके सारे अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है उनको। हवाला ट्रांजैक्शन में भी अगर वो पकड़ा जाता है उनके साथ डील करते हुए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार से एक कानूनी एक प्रोविजन हो जाती है और सहूलियत हो जाती है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी अपनी बात रखने के लिए और सरकार की जानिब से अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। सरकार की जानिब से जो कार्रवाई की गई है उसमें सीधे तौर पर जो कार्रवाई है वो ये बता रही है कि MHA ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और TRF पर पाबंदी लगा दी है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें लश्कर तैयबा के कमांडर का भी नाम है जिसको बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द करार दिया गया है और TRF के कमांडर सज्जाद गुल को भी दहशतगर्द करार दे दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही थी होम मिनिस्ट्री से जिसने एक और बड़ा फैसला लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और ख़बर आ रही है जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर से जम्मू के राजौरी में और डांगरी का वो इलाका जहां 1 जनवरी यानी नए साल पर एक सानहा पेश आया था। उसमें एक बड़ी खबर ज़राए के हवाले से डांगरी केस में इस वक्त खबर पता चल रही है, वो ये है कि जांच एजेंसी अब लोगों से पूछताछ कर रही है, उन लोगों से जिन लोगों के ऊपर शक है कि उन्होंने पनाह दी, मिलिटेंटों को पनाह दी थी। क्योंकि खबर यह भी है कि 2 दिनों तक मिलिटेंट इस घर में रहे थे और वहाँ रह करके बाज़ाब्ता तौर पर मनसूबाबंदी की थी, 2 दिन तक ठहराए
रखने, पनाह देने वाले लोगों से पूछताछ हो रही है। इसमें खातून का भी जिक्र आ रहा है कि खातून से भी पूछगछ की जा रही है जांच एजेंसियों की जानिब से। तो जांच एजेंसी इस पूरे मामले पर एक तरफ जहां मुतहरिक है, वहीं जरा के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि डांगरी के मामले में इस वक्त इस पूरे अमल में बाज़ाब्ता तौर पर जांच एजेंसी भी मुतहरिक नजर आ रही है। और खबर है कि 2 दिन तक मिलिटेंट इस एरिया में घर में रहा है और शक जो जांच एजेंसियों को जा रही है, उस शक की बुनियाद पर बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सवालात पूछे जा रहे हैं। खातून है, उससे भी सवालात पूछे गए हैं, कुछ और लोग हैं जिनसे सवालात पूछे जा रहे हैं। और कि मिलिटेंट जो 2 दिन तक वहां ठहरा रहा, उसे खाने का इंतजाम कैसे किया गया, पानी और दीगर चीजें जो लवाजमात होती है रोजमर्रा की, वो सब किसने कैसे सपोर्ट किया, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर पूछताछ चल रही है। यानी कि जांच एजेंसी काफी मुतहरिक नजर आ रही है। इस वक्त ये अहम और बड़ी खबर डांगरी मैसेकर, जहां पर नौजवानों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था, उसमें इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का जॉइंट एफर्ट्स आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी भी वहां पर पहुंची थी। जम्मू कश्मीर पुलिस अपने तरीके से इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ख़बर जो ज़राया से इस वक्त हमारे पास आ रही है कि डांगरी मैसेकर के अंदर खातून समेत कुछ और लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जिन लोगों और खातून से पूछताछ की जा रही है, उन पर ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके घर के अंदर रिहाइश पजीर रहे हैं, यानी कुछ दिन के लिए आराम रुके हैं मिलिटेंट। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और पुलिस इस वक्त लगातार एक खातून से भी लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है और उसके साथ साथ कुछ और लोगों से भी वहां पर पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो आई विटनेस है वो लगातार ये बता रही थी कि 2 मिलिटेंट है जी, एक के हाथ में बैग था। लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट जो वो आते रहे हैं। लेकिन अब डांगरी गांव के अंदर और आसपास के इलाके के अंदर जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, वहीं पर मुश्तबे अफराद की निशानदेही की गई थी और उनसे पूछताछ का अमल जो है वो लगातार जारी है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि खातून समेत एक नायब सरपंच से पूछताछ हो रही है और पूछताछ के दौरान कुछ अहम इंकिशाफात मिलने की उम्मीद है ताकि इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। याद रखिएगा, डांगरी के मामले पर जहां ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं पर मरकजी वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अकलियती फिरके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इजाफी कुंभक कल वहां पर रवाना कर दिए थे। कुछ कंपनियां वहां कल पहुंची थी और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ मजीद कंपनियां जो है वो आज वहां पर पहुंचेंगी ताकि सिक्योरिटी ड्रिल और सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो और मजबूत हो और अकलियती फिरके से वाबस्ता लोगों को वहां पर राहत मिल सके। कल ही हमने एक और चीज़ जो डांगरी के अंदर देखी, वो VDCs विलेज डिफेंस कमिटीज के हथियारों को मायना किया जा रहा था, उनको दोबारा से उनको दिया जा रहा था और उन्हें असेंबल किया जा रहा था। और तकरीबन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कल दिन में ही 200 से 400 लोगों की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी जिनके हथियार उन्हें दिए गए थे। और इस तरीके से एक बार फिर VDCs को जो है वहां पर दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो कल दिन भर वहां पर VDCs को रिवाइव करने की कोशिश की गई। 303 यानी 303 राइफल्स को वापस उन्हें दिया गया जो पुलिस ने कुछ अरसा पहले उनसे ली गई थी। सफाई और मुआयने के बाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रॉपर प्रोसीजर को देखते हुए उन्हें ये हथियार जो है वो सौंप दिए हैं। और इससे एक छोटी सी राहत इस इलाके के लोगों को इसलिए भी होगी क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर इस तरीके के हमले हुए तो वापस कार्रवाई के तौर पर VDC जो है वो काम कर सकती है। बहरहाल खबर ये कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी चल रहा है, कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहां बढ़ा दिया गया है और साथ साथ विलेज डिफेंस कमेटियों के हथियारों को भी वापस दिया गया है। तो याद रखिएगा, जब हम विलेज डिफेंस कमेटियों की बात कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती भी कल मैदान में आई थी, जिन्होंने विलेज डिफेंस कमेटियों को हथियार वापस देने पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटहरे में खड़ा करते हुए यह साफ कर दिया था कि दरअसल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और दूसरा ये कि आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो बड़ा काम आज तक किया है उसको पानी की नज़र क्यों किया जा रहा है, उसे सही तरीके से हैंडल किया जाए ताकि
रियासत के अंदर जो सूरत हाल बन रही है, इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। बहरहाल ये खबर थी जनाब इस वक्त की दूसरी बड़ी अहम खबर कि एक तरफ से पूछताछ चल रही है, कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे इंट्रोगेट किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहां पर कर दी गई है, वीडीसीज को हथियार भी दे दिए गए हैं और हथियार देने पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के कई बड़े सवाल भी कल रात ही सामने आए थे। तो ये डांगरी केस में बड़ी खबर है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से, और उसमें मसला कश्मीर का जिक्र ना हो, ऐसा होना बहुत ही कम होता है। दरअसल कश्मीर के मामले पर एक बार फिर से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी भुट्टो की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर जो पुरानी स्क्रिप्ट लिखी हुई है वही स्क्रिप्ट दोहराई है और वही बातें फिर से दोहराने की कोशिश की है, जिस पर हिंदुस्तान की वजारत खारजा की जानिब से तबसरा किया गया और जवाब दिया गया है। कश्मीर पर बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया था उस पर बाज़ाब्ता तौर पर जवाब आ गया है और वजारत खारजा की जानिब से यानी एमईए की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जवाब दिया गया और कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यानी अटूट हिस्सा है। और जो 370 को लेकर के पाकिस्तान बार बार प्रोपेगेंडा फैला रहा है और दुहाई दे रहा है 370 पर, यह बात वाज़ेह है कि 370 हिंदुस्तान के आईन का अंदरूनी मामला है, इसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है और ना ही ये किसी तरह से बायलैटरल है। आईन का मामला है और हिंदुस्तान के आईन का मामला है, इसलिए खालिस आईनी मामले में पाकिस्तान का कूदना, पाकिस्तान का बोलना ये बेतुका बयान है और इसको किसी भी अंदाज में खातिर में नहीं लिया जाना चाहिए था। ये पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जारी करदा बयान के बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के पाकिस्तान में हर तीसरे दिन, हर तीसरे हफ्ते, हर तीसरे महीने कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई इस तरह के प्रोपेगेंडा स्क्रिप्ट सामने लाई जाती है और एक बार फिर से ग्लोबल मीडिया में कश्मीर के मसले को हवा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारत ने करारा जवाब दिया है और जवाब ऐसा दिया है जिससे शायद समझ में आ जाए कि 370 का रोना जो अब तक के कश्मीर पर पाकिस्तान रो रहा है, ये 370 हिंदुस्तान के आईन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और ये जब 370 रिमूव किया गया तो पूरी तरह से आईनी काम था और यह आईनी काम गलत है या सही है हिंदुस्तान की अदालत तय करेगी, ना ये कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर। इसलिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को सीधे तौर पर जवाब दे दिया गया है एमईए की जानिब से और कहा गया है कि जो कुछ भी है हमारा है, इसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है। कश्मीर में 370 हो या जम्मू कश्मीर हो, ये सब के सब हिंदुस्तान का अंदरूनी और खालिस मामला है, इसमें पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिश्ते गुज़श्ता 2-3 महीनों में कुछ ज़्यादा ही खराब हुए हैं, खासतौर से ज़बानी जंग चल रही है और यह ज़बानी जंग तब शुरू हुई थी जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर के नाज़ेबा तबसरा किया था और गैर पार्लियामेंटेरियन तबसरे के बाद हिंदुस्तान की जानिब से मुनासिब अंदाज में जवाब दिया गया। उसके बाद से मुसलसल इस तरह के बयानात आते रहे, फिर बीच में न्यूक्लियर यानी जौहरी हथियार का जिक्र आ गया और वहाँ के सरफिर मिनिस्टर की जानिब से जौहरी हथियार से हमले करने की बात तक कह दी गई। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, यानी पिछले 2-3 महीनों में देखें तो कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान जो मुसलसल प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है। अब जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो रिजीम चेंज हुआ है, जो नई हुकूमत आई है, शायद इमरान खान की हुकूमत में जो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बहाल नहीं हो सके थे, शहबाज शरीफ की हुकूमत में बहाल हो जाएं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन जिस तरह की चाल, जिस तरह की हरकतें, जिस तरह का बयान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से जारी किया गया है या दिया जाता रहा है, वो सब के सब बता रहा है कि नहीं पाकिस्तान इस मूड में है कि हिंदुस्तान के साथ बेहतर रिश्ते शुरू किए जाएं और ना ही हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बयानात को या पाकिस्तान को खातिर में लेता नजर आ रहा है। Clarified multiple times, but however, since you would like to raise it again, look, as regards the issue of Jammu and Kashmir, the fact that Jammu and Kashmir is an inalienable and integral part of India, I think we have reiterated God knows how many times on this forum. In specific as Article 370, which also there's a reference to, I think, in some of the comments, social media. As we have said earlier, again, a number of times, these are entirely a matter of India as well as our constitution, and it's a sovereign matter. So we do not see what is the locus on this, and such interference does not help at all. And it does not succeed.
सिमिलरली शैलेंद्र जी, अगर कोई कैंपेन चल रहा है इस तरह से सोशल मीडिया, तो ट्रेंडिंग एक दिन का हो गया तो उससे आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा. तो रियलिटी है और हमारा जो इस तरह का नजरिया है, आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ in our armed forces in able to defend our territory. As regards the larger issue of where the line of actual control is and the discussions, we have been briefing you, our discussions with China and the regular contacts that are happening at the diplomatic as well as at the military or the joint diplomatic military in some cases. And those are the mechanisms under which our concerns about Chinese activities are conveyed and ways how we can gets back to a degree of normalcy, a disengagement, a de-escalation in the border. I'm not able to say whether these mobile towers are in parts controlled by us. We certainly have, as you know, from our maps, claim a large amount of territory. चलिए जनाब, वजारत खारजा के तर्जुमान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के बयान पर तबसरा भी किया और अपनी बात यानी मुल्क की बात को भी सामने रखा. बहरहाल बढ़ते हैं आगे, ज़रा बात दिल्ली की करते हैं. और दिल्ली में आज एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये माना जा रहा है कि घर वापसी होनी है. कांग्रेस खीमे के अंदर मिला जुला रद्द-ए-अमल इस पर देखने को मिल रहा है. आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस से अलहदगी के बाद सीनियर लीडर्स ने कांग्रेस से अलहदगी का ऐलान किया था और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से. और उसके बाद लगातार कुछ देर तक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में रहने के बाद उन्होंने वहां से खुद को अलग किया और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बयान के मुताबिक उनकी बेसिक मेंबरशिप और उन्हें पार्टी से एक्सपेल किया गया था. और आज अब उन सभी लीडर्स की घर वापसी होगी. खबर दो तरह से सुनिएगा और देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट है. ताराचंद, पीरजादा मोहम्मद सईद और दीगर लीडर्स आज घर वापसी कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के अंदर उनकी वापसी होनी है. और वापसी का ऐलान जम्मू कश्मीर के बजाय दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर से होगा, जहां पर केसी वेणुगोपाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद रहेंगे. जराया का मानना है कि केसी वेणुगोपाल ने बिजाती ही ताराचंद, जो साबिका डिप्टी सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के और गुलाम नबी आज़ाद के राइट हैंड माने जा रहे थे, उनके साथ राब्ता किया, उन्हें बात की और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस के अंदर एडजस्ट करने और उन्हें कांग्रेस के अंदर अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपने की भी बात की. और साथ साथ साबिक लीडर्स जो कांग्रेस से चले गए थे उनको वापस लाने की भी बात रखी, जिसके बाद दोनों लीडरों के अंदर इस बात पर राजीनामा हुआ कि आज बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. ताहम ताराचंद जो साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद की वापसी हो सकती है, साबिक एमएलए बलवंत सिंह की वापसी हो सकती है, बार सदर जम्मू एमके भारद्वाज वापस आ सकते हैं और ये वापस सारे आएंगे जी कांग्रेस के अंदर. ताहम डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा अभी इस पूरे मामले से बाहर दिख रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं. इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है. कांग्रेस के लूप को जरा गुलाम नबी आज़ाद के लूप को फटाफट से चलाइएगा बीच में जरा. तो बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस में होगी घर वापसी जम्मू कश्मीर के लीडर्स की. तो बड़ा सवाल ये है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जिनका ये दावा था कि 70% से ज्यादा लीडरशिप जो है वो कांग्रेस की बाहर आई है और उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ताल से ताल और कदम से कदम मिलाने का ऐलान किया था, जो कहीं हद तक सच भी दिख रहा था. लेकिन अगर वापस जा रहे हैं ये नेता, चाहे ताराचंद हो, बलवंत सिंह हो, पीरजादा मोहम्मद सईद हो और दीगर लीडर्स हो, तो कहीं ना कहीं इस नौजायद पार्टी के लिए एक बड़ा दचका भी ये है, क्योंकि ये बड़े नेता थे, बड़े मास लीडर्स माने जा रहे थे. खुद जीएपी ने इसको माना था कि ये मास लीडर्स है, लेकिन जब घर वापसी होगी तो नई पार्टी के लिए नई मुश्किलें भी होगी. इधर डीएपी के ज़राया क्या कुछ कह रहे हैं. डीएपी के ज़राया का ये मानना है कि कुछ अहम तरीन मामलों पर नहीं बन पाई, यानी
कोकरना की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर फैसला लेना था तो आज़ाद साहब शायद फैसला प्रॉपरली नहीं ले पाए हैं। इसी तरीके से ताराचंद को अकोमोडेट और प्रॉपर फैसला लेना था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर नहीं ले पाए। तो ये कुछ इंटरनल इश्यूज थे जहां पर लीडर्स को लगा कि वो डीएपी में सेट नहीं हो रहे हैं, फिट नहीं हो रहे हैं। अच्छा यह है कि वो अपनी पेरेंट पार्टी में वापस चले जाए, और केसी वेणुगोपाल ने एक बीच का रास्ता लेते हुए इन सभी लीडर्स को वापस लाने की बात कही। और बताया जा रहा है कि आज बाकायदा तौर पर दिल्ली के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वकार रसूल वानी जो सदर पीसीसी है जम्मू कश्मीर के, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। रमन बल्ला जो वर्किंग प्रेसिडेंट है जी जम्मू से जिनका ताल्लुक है, वो इस प्रोग्राम में मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस जराया की तरफ से इस बात की तस्दीक जो है वो लगातार की जा रही है। तो यानी कांग्रेस हेडक्वार्टर पर आज का दिन जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम होगा, क्योंकि बड़े नेता वापस घर आएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो बिखरा हुआ चमन था वो वापस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद खबर यह है कि श्रीनगर और जम्मू के अंदर बड़े अवामी इज्तिमा भी कांग्रेस करेगी, और भारत जोड़ो से पहले इन लीडरों का आना और राहुल का श्रीनगर के दौरे से पहले इन लीडरों का वापस आना एक खुशाइंद कदम कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। यानी 2023 कांग्रेस के एतबार से कहीं ना कहीं राहत जनवरी के महीने में लेता हुआ जम्मू कश्मीर से आ रहा है। जी हाँ, दिल्ली से जैसे पहली बार जब से गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी बनाई तब से लेकर के अब तक के दिल्ली से पहली बार कोई सीनियर लीडर जो कांग्रेस के हैं उसका डेलीगेशन पहुंचा था। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर ही पहुंचा था, लेकिन अच्छा काम करके अपनी पार्टी के लिए केसी वेणुगोपाल वहां पहुंचे थे। आपको याद होगा, हमने आपको खबर बताई थी, उनके बयानात भी सुनाए थे। केसी वेणुगोपाल वहां भारत जोड़ो यात्रा के लिए जरूर गए थे, लेकिन जोड़ के अपनी पार्टी भी आए हैं। और खबर यह है कि न सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद को छोड़कर कांग्रेसी लीडरान, साबिका कांग्रेसी लीडरान फिर से कांग्रेसी बनने जा रहे हैं, बल्कि 2-3 नाम बीजेपी के भी हैं जो कठुआ से आ रहे हैं। वहां भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपल कमेटी में है, वहां से भी 2-3 नाम ऐसे आ रहे हैं जो बीजेपी के रहनुमा हैं, वो भी कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। तो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में जो ये उम्मीद लगाई जा रही थी, या अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद कांग्रेस बेदम हो गई है, वो जान कुछ हद तक वापस आती दिखाई दे रही है। लेकिन पिछले दिनों हमने एक खबर की थी जिसकी गुलाम नबी आज़ाद ने भी तरदीद की थी, सलमान निजामी ने भी तरदीद की थी, चूंकि इन दोनों को ही वोकल ज्यादा देखा गया है इस पार्टी में। तो फौरी तौर पर जो तरदीद की गई थी गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से, चूंकि गुलाम नबी आज़ाद को भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। 3 मेंबरान की कमेटी कांग्रेस ने बनाई हुई है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर हमने आपको कई उस वक्त के जो वाकयात हुए थे वो हमने बताया था कि ग्रुप 23 जो थी उसमें से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उसमें रखा गया हुआ है। और फिर दो और नाम हैं जिनको बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया। उनमें बाज़ाब्ता तौर पर अंबिका सोनी ने गुलाम नबी आज़ाद से बात की, हुड्डा ने गुलाम नबी आज़ाद से बात की, उनसे मनाने की कोशिश की, उन्हें वापस आने की कोशिश की। उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने शायद कोई जवाब खुल करके नहीं दिया। अब शायद तस्वीर देखें, कोई जवाब दें, या फिर हो सकता है उस वक्त एक बयान तो जरूर आया था और ट्वीट पर उन्होंने कहा था कि वो वापसी का कोई सवाल नहीं है और पार्टी जो बनी है जिसमें वो आगे बढ़ेंगे। बहरहाल आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी। फिलहाल जरा मौसम के मिजाज से भी आपको अपडेट करते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज एंटायर नॉर्थ इंडिया के अंदर बदला हुआ है और महकमे मौसमियात, मरकजी महकमे मौसमियात का मानना है कि अभी आने वाले दिनों में मजीद ठंड जो है वो दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल के अंदर तो बढ़ेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मतला बरालूद रहने के साथ साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का भी इम्कान है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है और यही वजह है कि एडवाइजरी आने के साथ ही एक बड़ा फैसला ले लिया गया है कि श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा को आज से गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जहां जम्मू के अंदर भी मुसलसल ठंड बढ़ रही है, श्रीनगर के अंदर भी पारा -6 तक चला गया है। वाटर बॉडीज हमारी, चाहे वो झील, डल हो, निगीन हो, वल्लर हो, उसके जो किनारे हैं वो मुंजमद साफ नजर आ रहे हैं। धुंध बालाई इलाकों के अंदर साफ नजर आ रही है। नदी नालों के अंदर पानी की रवानी रुक रही है, क्योंकि लगातार जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, -6 तक रात को चला जा रहा है, जिसकी वजह से दिन में जो है वो सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि न वो ज्यादा धूप और ना ही ज्यादा ठंड होती है। दरमियानी दर्जे का मौसम रहता है, जिसकी वजह से रात भर सूरत हाल जो है वो दीगरगुन रहती है। इधर जम्मू की सूरत हाल ये है कि ट्रेन सर्विस भी मौसर हो रही है, इसमें जनाब लगातार ताखीर हो रही है ट्रेनों के आने में। फ्लाइट सर्विस भी सुबह सुबह
ताखीर के साथ आ रही है। और जो नेशनल हाईवे है पठानकोट से पंजाब और दिल्ली तक जाने वाला जो रास्ता है, इस पर घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी कई मकामात पर धीमी कर दी गई है और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस इंतजामिया अलर्ट पर है। इस बीच बड़ी खबर यह कि श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह आज से बंद रहेगा। मौसम एडवाइजरी आने के बाद यह बड़ा फैसला जो है वो ले लिया गया है। तो बड़ी बात यह है कि बीआरओ ने लगातार एक काम किया कि आज तक जनवरी की 6 तारीख तक इस शाहराह को ऑन रखा। शायद माजी में इस तरीके का बहुत कम मिसाल देखने को मिला है। बीआरओ ने जिस तरीके से काम किया, तस्वीरें भी है जी, अगर जल्दी से वो चला सके हम श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह की, जो थोड़ी देर पहले हमारे पास आई, और सीधे चलेंगे सलीम वानी गांधरबल के पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बीआरओ करने जा रही है। सलीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है आपके पास? खबर यह है कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर कौमी शाहराह जो लद्दाख का है उसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि एडवाइजरी कल से बाज़ाब्ता तौर पर मौसम बदलने की है, बर्फबारी की है। और इस बीच इंतजामिया ने आज ही फैसला लिया कि कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही अब रोकी जाएगी, क्योंकि जोजिला, कैप्टन मोड़ और आसपास के इलाकों के अंदर जिस तरीके की फिसलन है उसको देखते हुए। बिल्कुल, जो श्रीनगर लेह कौमी राजमार्ग है, इसको 15 नवंबर जो बंद किया जाता था पिछले सालों में कई सदियों से, लेकिन इस बार जो पिछले 2 सालों से जो एक तवारीखी फैसला है, जो मतलब कि इस बीआरओ ने एक अंतरिम कोशिशों की वजह से ये रोड 15 आज जो 6 जनवरी है, आज जो मतलब ये बीआरओ की अंतरिम कोशिशों ने जो काम किया है वहां पे, और इसी हवाले से आज बीआरओ के चीफ इंजीनियर, जो प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर है कश्मीर जोन का, और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल थोड़ी देर में जोजिला गुमरी पहुंचेंगे और 11 बजे वो ऑफिशियल तौर पे आज के दिन के लिए जो भी गाड़ियां होगी उनको पास कराएंगे जोजिला। और कल से जो प्रेडिक्शन है, जोजिला में एक बर्फबारी होगी, इसीलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि जो पिछली बार भी बर्फबारी हुई थी तो उसके बाद ही जो बीआरओ को ये लगा था कि जोजिला में खुदा न करे कोई अनटोवर्ड हादसा न हो, क्योंकि जोजिला में जब बर्फबारी होती है तो वहां पे बड़ा हादसा हो भी सकता है, क्योंकि वहां पे बर्फबारी काफी होती है और वहां पे एवलांचेस का खतरा होता है, लैंडस्लाइड्स का खतरा होता है। इसी हवाले से अब बीआरओ ने यह फैसला लिया है कि पहले जो ये फैसला लिया जाता था जब स्टेट था तब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर लेता था, लेकिन अब की बात जो हमांग के चीफ इंजीनियर बीकन लद्दाख और चीफ इंजीनियर कश्मीर जोन, इन्होंने ये फैसला लिया है कि आज से हम ऑफिशियली तौर पे बीआरओ जो जोजिला है श्रीनगर लेह कौमी राजमार्ग को बंद करेंगे, चाहे वो फरवरी के एंड तक या मार्च के इनिशियल में अब खोलेंगे, लेकिन बिलखुसूस आज ये फैसला लिया जाएगा। गुमरी के मुकाम पे हम भी वहां पे ही जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम भी पहुंचेंगे, लेकिन बीआरओ के जो चीफ इंजीनियर है ब्रिगेडियर सिकेट सिंह जो भी आ रहे हैं वहां पे वो इसको बाज़ाब्ता तौर पर झंडी फ्लैग ऑफ करेंगे, जो भी गाड़ियां होंगी उनको पास कराएंगे आज, चाहे वो 2 बजे तक हो या जितना भी टाइम लग सकता है। आज की डेट में जो भी गाड़ियां होंगी दोनों साइड से उनको क्रॉस कराएंगे, लेकिन कल से किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं होगी जोजिला क्रॉस करने को। कुल मिलाकर आज जो वहां पर व्हीकल्स पहुंचेंगे, गाड़ियां पहुंचेंगी, उनको शिफ्ट करवाया जाएगा लद्दाख की, और कल से किसी भी गाड़ी को इस शाहराह पर चलने की इजाजत। ये तस्वीरें जो हैं जी, ये सुबह की हैं, जब बीआरओ अभी भी काम कर रहा है कि किसी तरीके से इस रास्ते पर जो बर्फ पड़ी है इसको हटाया जाए, और जो फिसलन इस रास्ते पर है गाड़ियों के लिए जो चलेंगी वो कम से कम हो। तो बीआरओ अपने काम में लगा हुआ और अंततक कोशिशें बीआरओ की रही कि आज तक ये रास्ता जो है वो चलता रहे। चूंकि अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे ऑफिशियली कन्वे किया जा रहा है जी, वो मगरिबी हवाओं का असर बैक वक्त आज से ही देखने को मिलेगा जी। 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होंगी जी, जिसका असर एंटायर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। चूंकि आज 6 तारीख है, मतला अबर आलूद रहेगा, हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, बारिश या बर्फबारी कुछ इलाकों के अंदर जो है वो आज देखने को मिलेगी, मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर। लेकिन कल के हवाले से खबर ये है कि मतला बरालूद रहेगा और बर्फबारी के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा है, और रात से ये बर्फबारी होगी। हो सकता है आज रात से ही ये बर्फबारी हो, वरना ये भी अंदाज़ा है कि मगरिबी हवाओं का असर जिस तरीके से बन रहा है तो 7 तारीख की दरमियानी शब से बर्फबारी का असर जो है वो आपको एंटायर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर देखने को मिल सकता है। 8 तारीख को लाइट मॉडरेट रेन और स्नोफॉल जो है कई इलाकों के अंदर, कश्मीर के अंदर भी होगा, करगिल के कुछ इलाकों के अंदर होगा, जम्मू के बालाई इलाकों के अंदर हो सकता है, यानी जो अब हम ऊपर वाले बेल्ट्स देखते हैं, और लेह के अंदर
बड़ी बर्फबारी की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है जी। 8 तारीख को इस तरीके का मौसम मिजाज जो है वो बताया जा रहा है। 9 तारीख के हवाले से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि 9 तारीख को भी जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख और करगिल के बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी हो सकती है, मतला अबर आलूद रहेगा और धुंध की वजह से कौमी शाहराहों पर सफर करना काफी मुश्किल हो सकता है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 10 तारीख के हवाले से भी, यानी आज से लगातार 10 तारीख तक का जो उम्मीद लगाई जा रही है वो यही है कि वक्फे वक्फे से बर्फबारी होगी, बारिशें होंगी और जिसकी वजह से मौसम का मिजाज जो है, ये जो यकबस्ता हवाएं हैं, इसमें कहीं ना कहीं फर्क जो है वो देखने को मिल सकता है। अगले 24 घंटों के लिए बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो एहतियात से काम लें। तेज हवाएं जहां चलें तो वहां पर बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की अपील जो है वो महकमे मौसमियात और दीगर इदारों की तरफ से की गई है। तो ये जनाब सफर का हाल था। लद्दाख अब आप नहीं जाएंगे बाई रोड, जाना होगा तो बाई एयर जा सकते हैं, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रवानगी लगातार जारी है। मौसम का मिजाज जब तक साथ देगा तब तक गाड़ियों की रवानगी चलती रहेगी। अगर मौसम का मिजाज बदला तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की सूरत हाल क्या कुछ है। मौसम के मिजाज के बाद अब जरा हुकूमत के एक और बड़े और अहम फैसले की ओर आपकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं। बल्दियाती इदारे और बल्दियाती इदारों के अंदर कामकाज को बेहतर, मुतहरिक, फाल बनाने के लिए हुकूमती सतह पर कई इकदाम उठाए जा रहे हैं। और अब एक नया फैसला जो हुकूमत की तरफ से लिया गया है वो ये है कि अब इवेलुएट किया जाएगा, यानी अब हर एक म्युनिसिपलिटी को एक दूसरी म्युनिसिपलिटी के साथ जो है वो इवेलुएट किया जाएगा और देखा जाएगा कि बेहतर कारकर्दगी किस म्युनिसिपलिटी ने की है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। और 132 इंडिकेटर्स रखे गए हैं इवेलुएट करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, सभी म्युनिसिपलिटीज के लिए। इसमें एक बड़ी बात कि प्रॉपर्टी टैक्स और रिफॉर्म्स को लेकर एक बड़ा रूम रखा गया है, यानी प्रॉपर्टी टैक्स अब म्युनिसिपल कमेटियां जो है वो लेंगी। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर आपको याद होगा कि 2022 में हुकूमत ने एक बाज़ाब्ता तौर पर सर्कुलर जारी किया था। अब इस बार प्रॉपर्टी टैक्स कितना वसूल करेंगी कमेटियां, ये मुनस्सर करेगा। 132 इंडिकेटर में अहम तरीन इंडिकेटर के तौर पर इसे भी रखा गया है। साथ साथ जो भी बल्दियाती इदारा बेहतर कारकर्दगी करेगा उसको मजीद माली मावनत भी दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने पहले ही 200 करोड़ रुपया हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया है। और उन्हें यह कहा गया है, उनसे यह कहा गया है कि जो भी बल्दियाती इदारा, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपके नज़र में इस जो इंडक्टर्स खड़े किए गए हैं इनमें जो सबसे टॉप होंगे उन्हें मजीद माली मावनत दी जाए ताकि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। जल्दी जल्दी से हम श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। म्युनिसिपल डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो बड़ी बात सामने रखी जा रही है वो जनाब 7 वर्टिकल पिलर्स रखे गए हैं, जिनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर करवा पाएंगे, सर्विसेज वो कितनी बेहतर देंगे, इकोनॉमिक एबिलिटी कितनी उनकी होगी, टेक्नोलॉजी वो कितना यूज करेंगे, अर्बन प्लानिंग कितनी बेहतर होगी, गवर्नेंस के निज़ाम में कितना कमेटियां बेहतर करेंगी, सस्टेनेबिलिटी उनकी कितनी होगी और क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड सिटीजन प्रिकॉशंस में कितना वो काम करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जो हैं वो इसमें रखी गई हैं। ये जो 132 इंडिकेटर्स हैं उनमें इस साल के लिए बड़ा एक अहम फोकस ये भी है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप कर पाएंगी अर्बन लोकल बॉडीज और किस तरीके से वो रिबूट करेंगे अपने पूरे निज़ाम को और चलाएंगे ई गवर्नेंस के निज़ाम पर ताकि आम लोगों को भी फायदा मिल सके। फिलवक्त 21 सर्विसें ऐसी हैं जो ऑनलाइन दी जा रही हैं। मजीद क्या कुछ करना होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को किस तरीके से और मैन पावर को किस तरीके से और बढ़ाना होगा, इस पूरे मामले पर अब काम सौंपा गया है जी म्युनिसिपल कमेटीज को। तो आप ये देखिएगा जितने भी बल्दियाती इदारे हैं उन्हें फाल, मुतहरिक, बेहतर बनाना है और उसके लिए आपसी जो एक इम्तिहान है और एक दौड़ लगा दी गई है कि कौन सी यूबीएल सबसे बेहतर होगी। उसमें बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए एक निज़ाम मुतारफ कराया है जिसको इतलाक 1 तारीख से कर दिया गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इसमें मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दी है।
तो बल्दियाती अदारों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन ऑफ़र है। ये बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कीजिए और माली मुआवनत में इजाफा पाइए। तो सरकार की जानिब से बहुत ही अच्छा कदम है, इसे इसकी तारीफ़ होनी चाहिए और सराहना होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे और लिए चलते हैं आपको राजौरी, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जो डांगरी में सानहा पेश आया था, उसमें जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनके इलाज और मुआवजे का काम जारी है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक बड़ी टीम डॉक्टरों की, न सिर्फ एम्स जम्मू से बल्कि कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ के बेहतरीन डॉक्टरों की एक टीम खुसूसी दौरा डांगरी का करती नजर आई और उन्होंने ज़ख्मी नौजवानों की हालत पूछी है, उनकी तादाद, उनकी जो सूरत हाल है, उसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट दरियाफ्त की। डॉक्टरों की टीम ने मरीज के हाल दरियाफ्त किए हैं और इसमें खबर यह है कि मेडिकल टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर वहां के डॉक्टरों ने जिस अंदाज में इलाज किया है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। तो डॉक्टरों की एक बड़ी टीम वहां पहुंची है, देर रात पहुंची और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पूरे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देखे, अब तक के जो इलाज मुआवजे किए गए हैं, जो अद्वियात चलाई गई हैं, जो सूरत हाल है मरीजों का, उन तमाम सूरत हाल को देख करके इत्मीनान का इजहार किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि बेहतरीन यहाँ पर इन्हें सहूलियात फराहम की जाए। ये तस्वीरें तब की हैं जब डॉक्टरों की एक टीम वहाँ पहुँचती है और बाज़ाब्ता तौर पर जायजा लेती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्टर्स कौन है, तो अपने नाजरीन के लिए हम बताते चले कि 8 डॉक्टरों की टीम एम्स से जो जम्मू के अंदर है वो है, श्री माता वैष्णो देवी जो नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कटरा के अंदर है उनके डॉक्टर हैं, एस्कॉम के डॉक्टर जम्मू के हैं, मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टर हैं। उन्होंने कल मुश्तरका तौर पर रात देर गए विज़िट किया जी जीएमसी जम्मू, जहां पर वो पेशेंट ज़ेर इलाज है जो मिलिटेंटों के हमले का शिकार बने और उनसे डोंगरी मामले के अंदर जो लोग ज़ख्मी हुए थे उनके इलाज मुआवजे के हवाले से जो है वो मुकम्मल तफसीलात ले ली और उन्हें एश्योर किया कि जो कुछ उन्हें दिया जा रहा है, जिस तरीके का इलाज मुआवजा जीएमसी के अंदर किया जा रहा है वो सही तरीके से हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टरों की टीम वहाँ पर आकर मज़ीद इलाज मुआवजा भी करेगी। ताम डोंगरी के अंदर ज़ख्मी हुए नौजवान जो ज़ेर इलाज है उनके जो लवाकीन वहाँ पर मौजूद थे, उनके जो अटेंडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने डॉक्टरों की आमद का जहाँ शुक्रिया अदा किया वहीं पर उम्मीद जाहिर की कि डॉक्टर बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात वहाँ पर उन्हें देंगे। रात देर गए क्या कुछ डॉक्टरों की टीम ने कहा है, ज़रा फटाफट से इसको भी सुन लेते हैं। जो अभी पेशेंट अब 23 ईयर ओल्ड जिसका गन शॉट हुआ था, जिसको कल लेके आए हैं, वो फिलहाल द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल इज बीइंग गिवन राइट नाउ और कंडीशन जो है इट इज अ लिटिल क्रिटिकल बट आई एम श्योर विद द ट्रीटमेंट स्लोली थिंग्स विल कम इन प्लेस। दिस इज व्हाट दिस द थिंग एंड एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? अनिल डॉक्टर ऐसा पेशेंट के साथ जैसे जो मैनेज किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट पॉसिबल जो है वो किया गया, जो हमने देखा सारा डिटेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंजरीज जो हैं वो काफ़ी सीरियस इंजरीज हैं। इन इंजरीज की वजह से मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, जैसे अलग अलग ऑर्गन जो हैं बॉडी के इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे किडनी का फंक्शन डिरेंज हो गया हुआ है, इन्फेक्शन जो थी, जो इंटेस्टाइन पंचर थी वो उससे सारा वो इन्फेक्शन फैल गई है। बीच में कार्डिक क्रैश हुआ, जब आए थे थोड़े दिन के बाद कार्डिक क्रैश उससे ब्रेन पे भी शायद थोड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो मल्टीपल ऑर्गन, लंग का कंटूजन हुआ हुआ है, लंग जो है वो ठीक से नहीं काम कर रहे, वेंटिलेशन, उसके लिए ट्रीटमेंट जो चाहिए वो तो सारा चल रहा है। अब उसके लिए आउटकम है क्या होगा दैट वी कैन नोबडी कैन से, बट ही कंटिन्यूज टू बी वेरी सिक, बट ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है वो तो सर एयरलिफ्ट करने के बाद जब तक जहाँ लाया गया 1 से 1.5 दिन हो गया, अब तो क्या कुछ में सुधार जो है? देखो सुधार अभी मैं नहीं कह सकता सुधार उसमें हुआ, बिकॉज उसके बाद तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, बड़ी बात जब इन्फेक्शन कोई होती है ना उसका इफेक्ट 2-3 दिन के बाद ही ऐसे आता है। वो वैसे ही हुआ है, उस पर पंक्चर हुआ, इन्फेक्शन थी, सर्जरी की गई, लेकिन वो इन्फेक्शन का इफेक्ट थोड़े दिन 2-3 दिन के बाद पूरा जब आता है उसमें ये सारे प्रॉब्लम। अटेंडेंट्स के द्वारा आरोप लगाए गए दो, देखिए मैं उसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जो अटेंडेंस हमें ये बता रहे हैं कि दे आर फुली सेटिस्फाइड विद, और वो बहुत ही जो हमें बताया उन्होंने कि हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इनका इलाज हो रहा है। इतना अच्छा इलाज हमें नहीं कर ऐसा एक्चुअली जब ये मरीज वहाँ से शिफ्ट होने थे तो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट पॉसिबल इसलिए हुई कि हमें पहले ही संदेश आ गया कि एक सिक पेशेंट आ रहे हैं, तो हमने 2 ICUs में इसलिए बेड रख दिया कि मेडिकल प्रॉब्लम है कि सर्जिकल है, और सारे डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स पहले ही
इनको पेशेंट को टाइमली मैनेज करने के लिए थे, कोई एक सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट बहुत सिक थे, उनका बीपी और पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, शॉक में बोलते हैं मरीज था उस टाइम। डॉक्टर्स ने टाइमली रिससिटेट कर लिया, 2 पॉइंट्स ब्लड के भी दे दिए और फिर इनको 6:30 बजे कार्डियक अरेस्ट हुआ, यानी बिल्कुल दिल इनका काम करना बंद हो गया। उसके बाद ज़रूरत समझी गई, आईसीयू में इनको इंट्यूबेट कर दिया गया, यानी हम इसको आर्टिफिशियल वो जो देते हैं रेस्पिरेशन उसमें, क्योंकि अब ये सामने आया है कि बहुत सारी इंजरीज़ हुई हैं। जब ऐसा कोई हादसा अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो इंजरीज़ में इनकी अंतड़ियाँ भी उसमें इंजरी हुई है, लंग में हुई है। जो लंग ट्यूब हमने डाली 700 सीसी, उसमें से हेमरेजिक फ्लूइड अंदर था। उसके बाद हम उम्मीद करते थे, लेकिन कार्डियक अरेस्ट हुआ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल इंजरीज़, तो ये अनफॉर्चुनेट है। आज इनकी एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से हमने डायलिसिस भी किया। सारे डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे पैरामेडिक्स भी कर रहे हैं। भावुकता में कुछ आप जैसा बता रहे हैं हमारी डॉक्टरों का रिएक्शन भी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से डोंगरी के अंदर जख्मी हुए अफराद का इलाज मुआवजा चल रहा है, क्रिटिकल पोजीशन भी है, लेकिन पुरुमीद भी डॉक्टर है कि बहुत जल्द वो रूबत सेहत भी होंगे। और यही वजह कि कल टीम ऑफ डॉक्टर जो मुख्तलिफ अस्पतालों की थे वो जीएमसी आए थे, उन्होंने आज खुद इसका मुआयना भी किया था। फटाफट से बढ़ते आगे, जब जम्मू की बात आ रही है तो आपको बताते चले कि जम्मू के अंदर एक और कमेटी का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के लिए नए वाइस चांसलर के इंतखाब और नए वाइस चांसलर के चुनने के हवाले से कमेटी को हरी झंडी दे दी गई है। और नई कमेटी के कन्वीनियर डायरेक्टर जनरल ICAR मुकर्रर कर दिए गए हैं सर्च कमेटी के, और सर्च कमेटी को असिस्ट करेंगे जी रजिस्ट्रार शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। यह बात काबिल जिक्र है कि जनवरी के 15 तारीख तक JP सिंह साहब जो है वो उनकी मियाद मुलाजमत है, और प्रोफेसर JP शर्मा साहब जो है वो जनवरी 15 के बाद रिटायर हो रहे हैं। इसलिए सरकार पहले ही स्कॉस्ट जम्मू के लिए नए VC के इंतखाब के हवाले से सर्च कमेटी को हरी झंडी दे दी गई है। और इस सर्च कमेटी के अंदर, जहां मैंने पहले ही कहा कि डायरेक्टर जनरल ICAR एज ए कन्वीनियर के तौर पर काम करेंगे, रजिस्ट्रार स्कॉस्ट जो है वो सेक्रेटरी असिस्टेंट्स के तौर पर कमेटी को काम करेंगे, और ये सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर मजीद जो नॉमिनेटेड मेंबर्स सरकार की तरफ से किए गए हैं उनमें फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डल्लू साहब, डॉक्टर अरविंद कुमार डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICRISAR तेलंगाना ये मेंबर के तौर पर रहेंगे। और अब ये अपना काम मुकम्मल करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को अपना फैसला सुनाएंगे कि शॉर्ट लिस्ट किन लोगों को किया गया और कितने लोगों ने अप्लाई किया था। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे, बात तालीम की हो रही है तो बात ज़रा उस्तादों की भी करें आपके सामने, क्योंकि उस्तादों की खबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस्तादों के लिए खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। उस्ताद जो ऑलरेडी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नेक्स्ट प्रमोशन के लिए जाना है, उससे पहले उनकी डिग्रियों की जांच की जा रही है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की डिग्रियों की जांच के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। याद रखिएगा कि बिना जांच की किसी भी आदमी को सीनियरिटी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया गया। और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1574 मास्टरों के जो PG डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही थी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां लिए हुए 72 स्कूल टीचर या मास्टर जो लेक्चरर की हैसियत से काम कर रहे थे, उनकी सारी PG डिग्रियां जो है वो इनवैलिड है। अब ये इनवैलिड किया है, और या तो उन्होंने जनाब डिस्टेंस थ्रू किया है, और सरकार ने डिस्टेंस थ्रू के हवाले से पहले ही अपनी पॉलिसी को वाज़िया कर दिया है। तो फिलहाल 72 टीचर्स के हवाले से खबर आ रही है, और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1570 से ज़्यादा टीचरों के जिनके पास PG डिग्रियां हैं और उनको चाहे वो जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर उनकी वेरिफिकेशन ऑफ डिग्रीज के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया है। 504 मास्टर जिन्होंने ऑब्टेन किया PG डिग्री इन मैथमेटिक्स, 860 मास्टर जो PG डिग्री लेकर जूलॉजी में है, 210 मास्टर जिनकी डिग्री बॉटनी के अंदर है, इनकी सबकी जांच होनी, और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर जो है वो फैसला लिया गया है।
फैसल रियाज इस पर मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ है। फैसल, हुकूमती सतह पर एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्या कुछ मजीद खबर है? और ये जो टीचर्स हैं जिनकी रिवेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स हो रही है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हो रही हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, फिलहाल अगर हम इस ऑर्डर की बात करें या जो वेरिफिकेशन होने वाली है इन पीजी डिग्रीज की, सबसे पहले अगर बात करें थोड़ा बहुत, अगर हम पीछे चले, हफ्ते पहले एक ऑर्डर आया था आलोक कुमार जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसटीसी, उनकी तरफ से 72 टीचर्स की जो पीजी डिग्री है उनको इनवैलिड करार दिया गया है, क्योंकि ये बताया गया है कि जो डिग्री से ये आउटसाइड जम्मू कश्मीर जो यूनिवर्सिटीज है या इंस्टीट्यूशन वहां पे ऑन डिस्टेंस मोड से ली गई है, न कि रेगुलर बेसिस पे। ये डिस्टेंस मोड पे डिग्री हासिल की गई और 72 टीचर जो थे उन्होंने जो ये जूलॉजी में डिग्री की थी जो एक साइंस की स्ट्रीम है। तो उसके बाद ये वेरिफिकेशन इनमें हुई और वेरिफिकेशन के दौरान इसके कम्युनिकेशन जो है जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भेजी गई थी। उनको कहा गया था आप इन डिग्रीज को मुशाहिदा कीजिए, आप इनको देखिए कि क्या ये यहाँ की डिग्रीज के बराबर है। तो जो डीन एकेडमिक से साइंस के कश्मीर यूनिवर्सिटी उनकी तरफ से ये क्लियर किया गया था कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है एमएससी है या कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो एमएससी डिग्री है, ये डिग्री जो बाहर से लाई गई है ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस मोड से जो लाई गई है, ये यहाँ की डिग्री के बराबर नहीं है, क्योंकि इसके लिए साइंस स्ट्रीम है, इसके लिए प्रैक्टिकल जो एक मेन पार्ट होता है, उसके साथ जो फील्ड प्रैक्टिकल होता है वो भी एक मेन पार्ट होता है, जो कि इन डिग्रीज में जो है लैकिंग है, इन डिग्रीज में वो नहीं है। ऐसा ही कम्युनिकेशन जो है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आया था और श्रीनगर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी वहां की तरफ से भी सेम रद्द अमल जो है इन डिग्रीज पे आया था। तो फाइनली गवर्नमेंट को ये करना पड़ा, ये 72 ये असातिज़ा इनकी जो है प्रमोशन रोकनी पड़ी, इनको लेक्चरर्स के लिए प्रमोट करना था, ताहम इनको फिर वापस अपनी ही पोस्ट पे रखा गया। तो इसी ज़माने में एक बार फिर से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि जिन्होंने भी डिस्टेंस मोड से डिग्री हासिल की, खासकर साइंस में एनवायरमेंटल साइंस हो, जूलॉजी हो, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स हो, तो इनमें करीबन जिन्होंने डिग्रियां की उनकी वेरिफिकेशन हो। तो इसके लिए करीबन 1500 के करीब टीचर्स की जो फिर से तैयार की गई है जिन्होंने जो है मैथ्स में डिस्टेंस मोड से डिग्री हासिल की है, उसके साथ एनवायरमेंटल में की है और उसके साथ बॉटनी में की है, और इस वक्त जो है वेरिफिकेशन चल रही है। और मेन मसला इसमें यही है कि ये देखा जा रहा है कि किन्होंने बाहर से यानी बाहर के इंस्टीट्यूशन से डिग्री हासिल की है और यहाँ पे फिर वो सीनियरिटी के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि पहले ही मैंने कहा कि इसका जो मेन मकसद है इसके पीछे कि वजन देखना था कि कहाँ की डिग्री में कितना वजन है, और वहाँ पे साफ तौर पर ये दिखाया गया कि जो ये डिग्रीज है ये जो बाहर से लाई गई है ये यहाँ जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी की डिग्री की बराबरी नहीं कर सकती। तो इसी हवाले से वेरिफिकेशन अब स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसी वेरिफिकेशन खत्म होगी, रिपोर्ट्स आई, उसके बाद ही पता चल सकता है कि किस तरीके का रद्द-अमल सामने आए। फिलहाल जो मकसद है इन वेरिफिकेशन का वो यही है कि जो डिग्रीज बाहर से लाई गई है वो यहाँ की डिग्री की बराबरी नहीं कर सकते, उनमें उतना वजन नहीं है जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की एमएससी में है या जम्मू यूनिवर्सिटी की एमएससी में। तो फिलहाल 1500 के करीब टीचर्स की जो लिस्ट तैयार की गई है, अभी वेरिफिकेशन जारी है, जिन्होंने डिग्री हासिल कर ऑनलाइन डिस्टेंस मोड डिग्री हासिल करके अब वो सीनियरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमारे साथ फैसल ज्वाइन करने के लिए। ये तो एक खबर थी कि जनाब डिग्रियां रिवेरीफाई होंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक और डिग्री भी वेरीफाई होगी और वो होगी जी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स। एक और बात मैं आपके साथ अपडेट करूं कि सरकार ने रात देर गए एक बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला लिया कि जो स्कूल लीविंग डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स मुलाजमीन की तरफ से दी गई हैं मुख्तलिफ मकामात पर, उन्हें रिवेरीफाई किया जाएगा। और स्पेशली 2014 के सैलाब के बाद जो कुछ भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दी गई है या आग में जो लगी गई है, कहीं स्कूल जले थे उसके बाद उन्होंने कुछ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवा कर लाई हैं, उन्हें रिवेरीफाई किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट लोक कुमार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर रिवेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइन स्कूल लिविंग और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स के हवाले से जो है वो बात कही गई है। और इस सिलसिले में भी 6 रुकनी कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है, और ये 6 रुकनी कमेटी जो है इसकी सरबराही डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर करेंगे, और उनके साथ 5 मजीद मेंबर रहेंगे, जिनमें जॉइंट डायरेक्टर SCERT, डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर M जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट जो, और उसके बाद लॉ ऑफिसर होंगे जी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर होंगे। और ये सैंक्शन अकॉर्ड किया गया कि 6 नफरी कमेटी जो है ये एग्जामिन करेंगी, एथेंटिसिटी को चेक करेंगी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो जेन्युइन है या नहीं
नहीं है, स्पेशली 2014 सैलाब और जो भयानक आग कई स्कूलों के अंदर लगी है, उसके बाद इनकी वेरिफिकेशंस भी होंगी। एक तरफ से वो वाली वेरिफिकेशन चलेगी, दूसरी तरफ से उन क्लास 4th के उस्तादों क्लास 4th के लिए भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा जिन्होंने अभी तक ये सर्टिफिकेट जमा करवाई है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम ने स्पोर्ट्स को भी कहीं ना कहीं दचका पहुंचाया है। कहां पर यह दचका पहुंचा बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।